जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पीछे जो है कुछ सेशन पॉलिटी का आप लोगों के सामने जो है हमारे चैनल और एमटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर देखने को मिला है। और यह जो है दूसरा सेशन है। वैसे बीच का सेशन तो आप लोगों के सामने बीच में नहीं देखने को मिला, लेकिन यह दूसरा सेशन है। नीति निर्देशक तत्व, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 4 में की गई है और इसका विस्तार जो है आर्टिकल 36 से कहाँ तक है, 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक। और इससे भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है यह भी चैप्टर। तो इसके बारे में भी सुनिए, हमारे साथ साथ आप भी बने रहिए और इस सेशन का लाभ उठाइए। हमारे पास तो कुछ मौक लोग आए हैं तो उनको भी समझाने में मेरा दिमाग जो है खर्च होता है। तो अर्थात आप लोग मेरे पे फोकस करें, हम इन पे फोकस करते हैं। ये है भारत का संविधान और राज्य के नीति निर्देशक। हम कल बताए थे कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पॉलिसी के मतलब नीति, क्या होता है, नीति। देखिए, एक तो होता है नीति, एक होता है नीति और दूसरा होता है लोक नीति। क्या होता है, लोक नीति। एक तो नीति होता है, दूसरा लोक नीति। यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये एक नीति होता है किसी भी प्रकार के कार्य को मतलब संपूर्ण रूप से और तय करना ही क्या कहलाता है, नीति। लोक नीति जो जनता के कल्याण में बनाई गई नीति है उसी को क्या कहते हैं, लोक नीति। यहाँ लोक नीति की बात किया गया, ठीक है। पहला बात तो हम यह बात बता चुके हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हम बताए हैं कि राज्य यहाँ उसी शब्द के बारे में चर्चा करता है जो आर्टिकल 12 करता है। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। और इस भाग, ये तो है भाग 3 में, कितना में है, भाग 3 में। और जब हम भाग 4 में आते हैं तो भाग 4 में भी जो है आर्टिकल 36 क्या करता है, राज्य का चर्चा किए हुए है, जिसमें यह बात लिखे हुए है कि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द का जिस तरह से परिभाषित या परिभाषा दिया गया है, आर्टिकल 36 में उसी अर्थपूर्ण क्या है, राज्य है। समझ में आया, या उसी का अर्थ है। आर्टिकल 12 के राज्य का अर्थ 36 में भी समझा जाएगा, कोई दिक्कत। तो राज्य अर्थात कहने का मतलब जो नियम कानून बनाने वाली संस्था हो, समझ में आया कि नहीं, जो संचालित करती हो, समझ में आया। यहाँ बोल रहा है कि राज्य यदि किसी भी प्रकार का नीति बनाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का राज्य हो, वह निम्नलिखित मतलब जो इस भाग में दिया गया निर्देश है, क्या दिया गया है, निर्देश, उस तत्व को ध्यान में रखते हुए ही नीति बनाएगी। उस तत्व को ध्यान में रखते हुए नीति बनाएगी। और इस चैप्टर का यही पूरा का पूरा क्या है, सार है। राज्य जो भी नीति बनाए, दिए गए निर्देश के ध्यान में रख करके बना, ध्यान में रख करके बना। कोई दिक्कत, तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या दिक्कत है। तो आके यहाँ बैठो आगे, नहीं तो होने बैठ। अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहले देखेंगे कि यहाँ की नीति निर्देशक तत्व
का ऐतिहासिक मतलब अपना महत्व क्या है, समझ में आया कि ना। संवैधानिक उपबंध आखिर संविधान में इसको किस तरह से रखा गया है, कहाँ तक इसको मतलब अधिकार दिया गया है। निर्देशक तत्वों की विशेषता, आखिर इसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी ना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। निर्देशक तत्वों की प्रकृति, मतलब इसका रूपरेखा कैसा है, इसके लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं, यदि इसमें जो भी उल्लेखित प्रावधान है, जो भी चीज इसमें लिखा गया है, तो उसके लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं, यह सरकार हमारे लिए कहाँ तक उसको लागू कर सकती है। जैसे संविधान में भाग 3 में जितने भी प्रावधान लिखे गए हैं उसको भारत में लागू है, वह लागू है कि नहीं है। और वह यदि लागू है तो उसके उल्लंघन पर हम लोग डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। समझ में आए कि नहीं। अब यहाँ देखो नीति निर्देशक तत्व का महत्व, नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है भारतीय लोगों के जीवन में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण, जो हम बताए थे कि वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है और यह संविधान में नहीं किया गया है, हम लोग अपने विचार के अनुसार किए हुए हैं। जो गांधीवादी विचार उसको क्या कहते हैं, गांधीवादी को अलग कर दिए हैं। इसमें दूसरा समाजवादी है, जो समाज के कल्याण के लिए है, तो समाजवादी को अलग किए हुए हैं और उदारवादी को अलग किए हुए हैं। समझ में है कि नहीं। परिवर्तन जो चाहता है, शांतिमय परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं, उदारवादी। समझ में है कि नहीं। वाद मतलब विचारे होता है, उदार समझ में है कि शांतिपूर्ण परिवर्तन जो करना चाहता है उसी को क्या कहते हैं। संविधान के अन्य भागों में मतलब उल्लेखित निर्देशक तत्व, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 ही में है, नहीं और भी है। जैसे आर्टिकल 350, आर्टिकल 351, आर्टिकल 335 है, नहीं है। SC ST OBC को ध्यान में रख करके आप किसी भी नीति को बनाइए। समझ में आया कि नहीं। आर्टिकल 350 में कहता है यदि अन्य तत्व में ले ले, तो आर्टिकल 350 कहता है कि जो भी क्षेत्रीय भाषा है वहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 351 कहता है कि हमारा राज्य भाषा कौन सा है, हिंदी, हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 335 कहता है OBC SC ST के इन सब चीजों के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार को या राज्य को अपना नीति निर्माण करना चाहिए। ये भाग 4 में तो नहीं है, इसके अन्य भाग में है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत, खाली नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल रट लेना नहीं है। समझ में आया कि नहीं। इसके लिए संविधान में टकराव भी हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में टकराव कहाँ कहाँ है। समझ में आया कि ना। जब जब टकराव होगा आर्टिकल 14, 15, 19, 25, ये सब जो है ये टकराव का यहाँ पे है 21। समझ में आया कि नहीं। अब देखो निदेशक तत्व का क्रियान्वयन, मतलब इसको किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लास्ट टॉपिक होगा। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले बात तो यही देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है, भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से 51। तुम लोग सबसे ज्यादा यही बात पूछ ले। समझ में आया कि नहीं। और यह भी बात हम बताए हैं कि यह न्याय योग्य है कि नहीं है।
यह गैर न्यायिक है। कैसा है? गैर न्यायिक। कलियो ने बता है, बोले कि हाँ है। एक अच्छी है, गैर न्यायिक है कि न्याय योग्य है? गैर न्यायिक है, मतलब इसको लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए, यह किस पे डिपेंड करता है? राज्य पर या सरकार पर। उसके पास संपत्ति होगी तो लागू करेगा, नहीं होगा तो नहीं। ये वाद योग्य है? नहीं है। अब इसका कहानी समझते हैं कि आखिर अधिकार के जो मूल भाग था उसको तोड़ करके दो भागों में संवैधानिक सलाहकार BN राव के कहने पर कैसे बांटा गया। एक तो संविधान में वाद योग्य मतलब या न्यायिक, क्या बोल सकते हैं, न्यायिक। एक गैर न्यायिक कैसे बनाया गया, समझ में आया? ये वाद योग्य और एक वाद योग्य नहीं, समझ में आया कि नहीं? मतलब एक का चुनौती न्यायालय में दिया जा सकता है, एक का चुनौती नहीं। तो जिसको दिया जा सकता है मूल अधिकार कहा गया, जिसको नहीं दिया जा सकता है नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे का पूरक है या नहीं है? है। कोई दिक्कत? इसके बारे में। और यार एक और बात याद रखिएगा कि उद्देशिका में जो शब्द का चर्चा किया गया है, उद्देशिका, कौन कौन सा शब्द? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई। कितनी प्रकार के? 3 प्रकार। और कौन कौन सी न्याय? हाँ, सामाजिक और आर्थिक और राजनैतिक। कौन सा? राजनैतिक। ये तीनों प्रकार के न्याय की चर्चा नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। और यह तीनों को यदि मिला है तो हम लोग का यह जो है इसका मूल उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का, कल्याणकारी राज्य का क्या करना? राज्य का निर्माण करना या स्थापना करना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? कल्याणकारी के मतलब वैसा राज्य जिस जो जनता के कल्याण के बारे में सोचती हो। समझ में आया? इसमें मान लो कि एक बुक दिया गया कि देखिए इस बुक को आप पढ़िएगा तो जिंदगी सफल हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? मान लिए हम पहले ही बोले हैं, समझ में आया कि नहीं? तो मुंह बजाने से कोई फायदा तो है नहीं। मानना तो पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो चल हम चलते ऐसा ही। अब यहाँ देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक यहाँ पे कौन सा है? निदेशक तत्व की ऐतिहासिक पृष्ठ। अब देखो, संविधान सभा में निदेशक तत्व का निर्माण मूल अधिकार की उप समिति के द्वारा किया गया था। ये समझ में आ रहा है? मूल अधिकार के लिए उप समिति बनाई गई थी, एक मूल अधिकार के लिए समिति बनाई गई थी और उसके उप समिति भी बनाए गए थे। और उस उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB। नीति निर्देशक तत्व के तहत नीति निर्देशक तत्व जो है यह मूल अधिकार के उप समिति के अंतर्गत ही आता था, देख रेख किया जाता, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और इन्हीं के द्वारा जो है उसमें पेश किया गया। इस समिति के द्वारा मूल अधिकार को अत्यधिक व्यापक रूप में सम्मिलित करने का विचार किया गया। कहा गया ना, JB कृपलानी या मूल अधिकार के जो उप समिति थे उनका कहना था कि देखिए मूल अधिकार एक विस्तृत रूप में मतलब संविधान में चर्चा किया जाना चाहिए। जोड़ो तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को जोड़ करके एक जनता को अधिकार दो तो कितना बड़ा अधिकार का क्षेत्र हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ना। मान लीजिए कि समान नागरिक संहिता, समान वेतन, समझ में आया कि नहीं? मैटरनिटी लीव होता है ना। इन सब चीजों के बारे में चर्चा यदि सरकार नहीं देगी और उसके विपक्ष में हमको दिया गया है तो एक बहुत बड़ा ना मतलब संविधान पर बोझ जैसा हो जाएगा। देश जब आजाद हुआ उस समय इतना अधिक संसाधन नहीं है कि देश को नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान को देश में लागू किया जा सके। इसलिए के विचार करके और हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि देखिए जब देश का संसाधन देश के पास होगा तब इसको
धीरे धीरे संविधान में उतार दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे आर्टिकल 40 में गांधीवादी विचारधारा है, पंचायती राज का गठन करना। आया समय तो धीरे धीरे हो गया कि नहीं हो गया? 1992 में आया ना पंचायती राज, तो इसी का ना प्रावधान था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाना चाहिए, इसका आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया 83वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इसको कहाँ से लाया गया था? नीति निर्देशक तत्व से। समझ में आया कि नहीं? ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस समिति या उप समिति के अंतर्गत आते थे? मूल अधिकार के उप समिति के अंदर। अब मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? अब देखो, किंतु तुरंत लागू करने के सामाजिक आर्थिक समस्या एवं कमजोर प्रशासन के कारण मूल अधिकारों के व्यापक रूप में सम्मिलित करने में कठिनाई बनी। हम वही बात बताए हैं, अभी जो बताए हैं कि यहाँ पे संसाधन है नहीं, उतना व्यवस्था है नहीं कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों को लागू कर दिया जाए। अच्छा, अभी भी नीति निर्देशक तत्वों को न्याय उचित बना दिया जाए तो मूल अधिकार के जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखो तो कितना विस्तार है, जनता के पास इतना अधिकार मिल जाएगा तो मुंह नोच लेगी सब। हाँ, ये काम करता है 10,000 में, हम 5,000 में थोड़ी करेंगे, हमको भी 10,000 चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देश के पास संसाधन, इसीलिए बहुत लोगों ने कहा कि यह एक बैंक का ऐसा चेक है जो बैंक में पैसा जब जब होगा तब तक भुगतान किया जाएगा। देश के पास जब जब संसाधन उपलब्ध होगा तब तक इस जनता को भुगतान किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना तोड़ा देंगे। समझ में? कर्जा ले लिया का मतलब क्या है? नटी दब देगी, है कि नहीं? पैसा लिए तो का के मांगेंगे, मानेंगे मुंह फोड़ देंगे। इधर दे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम क्या था? BN। यही एक सलाह सुझाए कि देखिए, दी गई मूल अधिकारों को 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 2। एक तो वे अधिकार जो न्यायालय में वाद योग्य हो, मतलब जिसके उल्लंघन करने पर न्यायालय जा सकता है। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं वे अधिकार जो न्यायालय में वाद योग्य ना हो, मतलब कि जिसके उल्लंघन होने पर हम लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। समझ में आया कि नहीं? तो एक तो भाग 3 को जो वाद योग्य था उसको संविधान के भाग कितना में रखा गया? 3 में। और जो वाद योग्य नहीं था उसको संविधान के भाग 4 में रखा। इसको कहा गया मूल अधिकार और इसको कहा गया नीति निर्देशक तत्व। क्या कहा गया? नीति निर्देश। बताइए तो, संविधान सभा में जब चर्चा चले तो BN राव कितने भागों में अधिकार को तोड़े? 2। एक के वाद योग्य, एक के समझ में आया कि नहीं? और जो वाद योग्य था उसको किस भाग में? भाग 3। और जो वाद योग्य ना था उसको 4 में। और 4 के नाम क्या है? नीति निर्देशक। यहाँ देखो, इस प्रकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया और पूरे संविधान समिति द्वारा क्या किया गया? स्वीकार किया गया कि वाद योग्य प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में सम्मिलित किया जाएगा और गैर वाद योग्य अधिकारों को संविधान के भाग 4 में। यहाँ देखो, यहाँ जो वाद योग्य प्रकृति वाला उसको किस में रखे गए? भाग 3 में। और जो गैर वाद योग्य है उसको किस में रखेंगे? भाग 4। इसमें कोई दिक्कत? और कहा गया कि इन्हीं अधिकारों को निदेशक तत्व के रूप में जाना जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ देखो,
वादी योग्य जो है कहाँ है, भाग के, इसका नाम क्या है, मूल अधिकार। क्या नाम है, मूल अधिकार। अब इधर देखो, ये है ना मूल अधिकार, और दूसरा कौन है, जिसको कहाँ रखा गया, भाग, इसको क्या कहते हैं, डीपीएसपी, क्या कहते हैं, हो गया। अब देखो इसके बारे में, इसको भाग, इधर देख, भाग 3 में रखा गया, और इसको भाग 4 में। समझ में आया। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35, और यहाँ 36 से 51। समझ में आया। और यह परिवर्तनीय नहीं है, वह परिवर्तनीय है। समझ में आया कि नहीं, सॉरी परिवर्तनीय वह नहीं होगा, उसका प्रकृति परिवर्तनीय कहाँ से है? मतलब उसको लागू नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अच्छा देखिए, यह हम बताए थे कि नकारात्मक है, कैसा है, नकारात्मक, मतलब यह सरकार के विपक्ष में जनता को दिया गया अधिकार, नहीं भी दीजिएगा तो ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? यह सरकार ठीक रह सके, इस प्रकार का अधिकार कहाँ दिया गया है, यहाँ तो सपोर्टिव अधिकार है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सकारात्मक। क्या कह सकते हैं, सकारात्मक। तो यह सकारात्मक अधिकार हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके बारे में और भी विशेष रूप से चर्चा करते हैं। संवैधानिक उपबंध इसका दूसरा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, संवैधानिक उपबंध है कि कहाँ स्थित है। तो पहला बात तो यह है कि यह भाग कितना में है, 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख किया गया। संविधान निर्माताओं द्वारा नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। हमारे भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी लिया कहाँ से गया है, किस देश से, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और आयरलैंड भी कहीं ना कहीं से लिया है, तो यह कहाँ से लिया था, स्पेन से। कहाँ से लिया है, कोई दिक्कत। तो बताओ नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया हमारे संविधान, आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ से लिया था, कहाँ से, स्पेन से। कोई दिक्कत। तो एक प्रश्न तो यहीं से पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखो आयरलैंड कहाँ से लिया है, यही है संवैधानिक उपबंध। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, ये बात तो ध्यान में रखना है, विशेषता क्या है। ध्यान से नहीं सुनी तो ऊपरे ऊपरे न, तू उन लोग के एग्जाम में पूछता है ना, ज्यादा पढ़ाना जरूरी है तो निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इधर देखो, इसका विशेषता क्या है कि हमारे संविधान के एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व की है, जिसका लक्ष्य है प्रस्तावना में उल्लेखित, प्रस्तावना में उल्लेखित कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को क्रियान्वित करना, मतलब लागू करना या उतारना। समझ में आया कि नहीं। तो भारतीय संविधान में जो है उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक, ये तीनों बातों की चर्चा कहाँ किया गया है, संविधान के अंदर भाग 4। कहाँ, भाग 4। और यह कायम करने का सबसे पहले तो काम करता है, एक तो विशेषता यह है कि उद्देशिका के बातों को संविधान के अंदर लाया। तो दूसरा बात कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब लोग का कल्याण हो, ऐसा राज्य का स्थापना जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचता हो। समझ में आया कि नहीं। याद रख लो, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक मतलब जनता। समझ में आया कि नहीं। वैसा नीति बनाए जिसमें जनता का, सरकार या राज्य उस प्रकार की नीति बनाए या नीति निर्माण करे जिसमें जनता का कल्याण निहित हो। समझ में आया कि नहीं, मतलब उसमें हो कि जनता का कल्याण हो,
इसीलिए ना कहा गया कि राज्य के नीति निदेशक में जितने भी प्रावधान है वो सब जन कल्याण के लिए है। क्या चीज के लिए है? जन, है कि नहीं है? कल्याणकारी। तो उसको यदि इस प्रावधान को यदि ध्यान में रखते हुए सरकार नीति बनाती है तो हमारा देश भी क्या बनेगा? कल्याणकारी राज्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है? समझ में आया कि नहीं? बन सकता है। जिसमें देखिए आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की क्या की गई है? स्थापना कर। और लोक कल्याणकारी राज्य के मतलब यहाँ बताया गया कि आर्थिक और कैसा? सामाजिक। आर्थिक और सामाजिक क्या? लोकतंत्र लाना है। कौन सा लाना है? देखो, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता में सभी लोगों को भागीदारी, सत्ता में सभी लोगों को भागीदारी। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समाज में सभी तबके के लोगों को प्रतिष्ठा, गरिमा, सब लोग का एक समान होना चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि देश का जितना भी संसाधन है उस सब पर यहाँ के सभी लोगों का बराबर हक होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो ऐसा संभव था उस समय, सब लोगों को आर्थिक मतलब संसाधन में एक समान बंटवारा कर देना। तब तो पता चलता कि देश जहाँ उल्टल है, अभी नया नया आजाद हुआ है। समझ में आए कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, नया नया ब्याह होता है, नया नया ब्याह ना होता है तो नैहरे से पूरा बॉक्स भर उड़ के ले आते हैं। समझ में आए कि नहीं? देखो नैहर से, ये अरेंज मैरिज वाला है। अरेंज मैरिज में क्या होता है? नैहर से पूरा बक्सा उस समय लाते से ठूस ठास के ले आते हैं। समझ में आया? तो काम चलता है 4-5 महीना, कोई दिक्कत नहीं होता। अब मान ले कि लव मैरिज कर लिया सब तो वो अगर कलुए से खरीद खरीद के लाना है तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वो कहाँ से लाएगा? दिक्कत हो जाएगा ना। तब बताओ तो अरेंज मैरिज वाला यहाँ तो अब लागू हो जाता तो लव मैरिज वाला काम हो जाता कि नहीं? कलुए सब निकाल निकाल के देना पड़ता। तो निकाल के इधर जनता में बांटेगा, देगा कि देश को विकसित बनाएगा? तो जरूरी कौन सा था? पहले सही ढंग से संचालित करना। उस समय देश आजादी के बाद देश के पास अनेकों चुनौतियां थी, ठीक नहीं थी? देश बंटवारा के बाद देश को मतलब एकीकृत करना, इतने अधिक धर्मों में बटा हुआ देश है, इधर मतलब इतना धर्मों का अंतर है लोगों का, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रहने वाले। संस्कृति में अलगाव है, क्षेत्र में अलगाव है, भाषा में अलगाव है, जाति में अलगाव है, और उन सब को जोड़ करके एक राष्ट्र के रूप में बांधना है, यही बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा मुश्किल था कि भारत में कभी लोकतंत्र था ही ना, या लोकतंत्र को स्थापित करना है। लोग वोट दिए है ये नहीं, अभी मतदाता सूची तैयार करना है। समझ में? चुनाव करवाना है, चुनाव सफल होगा नहीं होगा, तो इस सब पर ध्यान दिया जाता तो हो पाता, नहीं हो पाता। इस कारण से वैसे आगे है, नीति निदेशक देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। और यह निर्देश देता है नीति निदेशक तत्व कि यह जो है शासन में मूलभूत स्थान अपना रखता है, नहीं रखता है? राशन बांटा जाता है ना, चीनी दाल दिया जाता है कि नहीं? तो आंगनबाड़ी में बांटते हैं ना, तो किसके आदेशानुसार? इसी के आदेशानुसार। किसके आदेशानुसार? इसी के आदेश। आर्टिकल 45 में कहा गया कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, राज्य जो है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखे। समझ में आया कि नहीं? तो आंगनबाड़ी के तहत जो है जो भी है सरकार के पास वो प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है कि नहीं? अलग बात है, अलग अलग लोग घूस खसोट के खा जाता है सब, ऑफिसर सब नहीं बांटते सब, तो उसके पीछे भी तर्क है। ऑफिसर ऐसा थोड़ी है कि आंगनबाड़ी वाला के ही मतलब आंगनबाड़ी वाला ही खा जाती है, ऑफिसर ही ले जाएगा तो कहाँ से बचेगा ही नहीं। बहुत हद तक तो देखो, कभी भी याद रखना नहीं, सुनो, करप्शन वहां पे बहुत, सुनेगा तब ना, करप्शन वहां पे बहुत कम होता है जहां हम मतलब जो ग्राहक है स्थानीय लोगों को जानता है, तो लाज लिहाज बहुत सारा समाज का दायरा होता है, उसको पार नहीं कर सकते। लेकिन ऑफिस में इस सारा लाज लिहाज का दायरा नहीं रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो स्थानीय स्थान पर जो कार्य कर रहा है वो कितना भी रखेगा तो लोग को देगा ही देगा।
और जहाँ ऑफिस में करप्शन हो रहा है वहां देने का कोई बात ही नहीं, चांस ही नहीं। उसको लोगों को थोड़ी फेस करना है, लोगों को तो फेस करना है जो केंद्र पे कार्य करते हैं उनको। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात है। अब देखो, अनेकों प्रकार के लोगों का अनेकों मतलब विचार था इसके बारे में, सब लोग का अलग अलग विचार था। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार कहा गया, या ग्रेनविल ऑस्टिन एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने कहा कि निर्देशक तत्व एक सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम, मतलब समाज में जो क्रांति किया जाना चाहिए, चाहे जिस भी चीज के लिए क्रांति किया जाता है, उसकी प्राप्ति या उसका उल्लेख कहाँ किया जाए? नीति निर्धारण। मान लो कि समाज में क्रांति हो सकती है कि एक समान सभी को मानना चाहिए, वो बात लिखा हुआ है कि नहीं? समाज में क्रांति किया जाना चाहिए कि सरकार कमजोर लोगों को मदद करे, है कि नहीं है? या इसलिए क्रांति किया जाना चाहिए कि सरकार सभी लोगों को एक समान वेतन का प्रावधान करे, है कि नहीं है? या इसलिए भी क्रांति किया जाना चाहिए कि सरकार को मतलब मेटर्निटी लीव के लिए मतलब प्रावधान जो है उसको क्या किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी है महिला को एक अलग प्रकार से वेतन के साथ छुट्टी दिया जाना चाहिए, तो वो यहाँ पे उल्लेखित है कि नहीं है? और देश में बहुत सारा इसका प्रावधान लागू भी किया गया है, तो जो लागू किया गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सामाजिक क्रांति में जो उद्देश्य होता है उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। ये बात कौन कहता है? और इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान सभा ने भारत के मौजूदा सरकारों को यह उत्तरदायित्व सौंपा। और ग्रेनविल ऑस्टिन कहता है कि जो भी सरकार जिस भी समय भारत में शासन कर रही होगी उसके पास यह उत्तरदायित्व है कि इन नीतियों को ख्याल रखते हुए अपने शासन को संचालित करे। समझ में आया कि नहीं? इसी में जो है देश का भी कल्याण होगा और लोगों का भी कल्याण होगा। और उस स्थिति में जब पहुंच जाएगा इसको समाप्त कर दिया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? अब मान लो कि सभी लोग इतना योग्य हो गए हैं कि वो अपने 3 चीजों की पूर्ति करने के लिए, लेकिन खैर अभी तो मानव जीवन का मूलभूत आवश्यकता 5 हो गया है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी अब जोड़ दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? तो इतने चीजों को यदि कोई पूर्ति कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो उसको तो सरकार का दायित्व है ना देना। समझ में? नहीं तो प्रभावित कौन सा होगा? आर्टिकल 21 की जो जीवन जीने का अधिकार मिला है, तो जीवन जी ही नहीं रहे बढ़िया से। समझ में? क्योंकि उतना मेरे पास संसाधन ही नहीं है। समझ में आया? तो उसका उल्लंघन, टकराव है ना। अब यहाँ देखो नीति निर्देशक तत्व की क्या है, प्रकृति कैसी है। देखो इधर, यह नीति निर्देशक तत्व जो है गैरवाद योग्य है। कैसा है? गैरवाद, मतलब न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता। अच्छा देखो, जिसका आश है कि इन्हें लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका का शरण नहीं ले सकता। क्या इसके बातों को लागू कराने के लिए हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं कि देखिए जज साहब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसा होता है। समझ में है कि नहीं? महिला और पुरुष को दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, तो मार के भगा देगा, भाग नहीं पढ़ के आया है, वहाँ वाद योग्य नहीं है। यदि नहीं पढ़ी है तो जाओ 2 से 3 बजे पॉलिटी का क्लास चलता हो एमटी कोचिंग मनेर थाना के सामने, पढ़ के आना। समझ में है कि नहीं? और भी इसके बारे में विशेषता क्या है देख लीजिए। यहाँ देखिए, राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन किया गया है और इसी आधार पर इसकी आलोचना भी की गई है। तो है ना कि सुनो, यदि ध्यान से सुनो, यदि राज्य कोई नीति बनाता है, राज्य कोई क्या करता है? नीति बनाता है। क्या बनाता है? नीति बनाता है। और यह नीति जो है भाग 4 के प्रावधान को क्या करता है? उल्लंघन करता है। क्या करता है?
तो क्या इस नीति को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं। जबकि देखिए, तो राज्य कोई नीति बना रहा है, राज्य कोई नीति बना रहा है, और यह नीति जो है भाग 3 के बातों का क्या करता है? उल्लंघन। तो क्या न्यायालय द्वारा जो है इस उल्लंघन के लिए इस नीति को रद्द कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत, नीति रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीति रद्द कर दे, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो भी प्रावधान, जो भी नियम हो, उल्लंघन करेगा तो उसको वहां तक क्या कर दिया जाएगा? निम्न कर दिया जाएगा, काट छांट के बराबर। ले यहीं तक रह, एक ऊपर उठेगा तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, इसलिए यहीं तक अधिकार, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हटा दिया जाएगा, या पूरा का पूरा प्रावधान ही बदलने को कहा जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट। ये तो वाद योग है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपना एक्शन लेगी या न्याय देगी, समझ में है कि नहीं? तो इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, अनुच्छेद 37 में वर्णित है, वर्णित किया गया है कि इस भाग में उपबंधित कोई भी प्रावधान न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है, बल्कि यह शासन का मूलभूत आधार है, और राज्य का यह दायित्व है कि विधि निर्माण करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग करे, इस सिद्धांत का प्रयोग करे। सबसे पहले तो आर्टिकल देख लेते हैं जल्दी जल्दी, समझ में आया कि नहीं? आर्टिकल 36 से 51 है ना, तो 36 में क्या दिए हुए है? अनुच्छेद 12 में दिया गया राज्य का, क्या चीज का? राज्य की परिभाषा। यहाँ भी होगा, होगा कि नहीं होगा? 37 में, लगले 37 में कह दिया गया। सुनिए, यह न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जाए। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व अर्थात संविधान के भाग 4 में उल्लेखित जितने भी प्रावधान है उसको न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। देखो कितना है, पेज नंबर 58। यहाँ देखो 36 में क्या कहा गया? आर्टिकल यहाँ 36 है ना, तो अनुच्छेद 36 में देखो क्या कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या, राज्य की परिभाषा, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है आर्टिकल 36 में, और राज्य की परिभाषा दी गई है वही जो अनुच्छेद 12 में है, जो आर्टिकल 12 में है। अब यहाँ देखो आर्टिकल 37 क्या कहता है? बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व के उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यह देश के शासन के लिए आधार माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आधार नहीं माना जाएगा, आर्थिक रूप से लोग कमजोर है, उसको यदि आप मदद नहीं करते देश का विकास हो सकता है? नहीं। तो क्या कहा गया है? यह बात कहाँ कहा गया है, किस आर्टिकल में? कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। किस में? आर्टिकल 37।
और 36 में क्या है? तथा विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ना कि राज्य के कर्तव्य है कि आप इस नीति को लागू करिए, ना कि वह बाध्य है इसको लागू करने के लिए। बाध्य है नहीं है, यह कर्तव्य है। समझ में आया कि नहीं? तो वह ऐसा काम करे। आर्टिकल 38 में कहता है, आर्टिकल 38 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा करे, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। यहाँ देखो, ये कहता है कि राज्य का काम है कि लोक कल्याण का सुरक्षा करे, जो भी लोगों के कल्याण के लिए बात हो उसको क्या करे, सुरक्षा दे। दूसरा बात, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर, समाज में ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे लोगों में वृद्धि हो सके। लोगों में क्या हो सके, वृद्धि, अर्थात लोगों का विकास हो सके, ऐसा समाज में व्यवस्था बनाया जाना चाहिए। ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया जाना चाहिए जिसमें लोगों का विकास बाधित हो। यही बात है आर्टिकल कितना में, 38 में। समझ में आया? 39 कहता है कि राज्य विशेष आय की असमानता को कम करने और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसर की असमानता को क्या करेगा, समाप्त करें। अब बताओ तो आय की असमानता कैसे समाप्त कर सकता था उस समय? अभी तो कर सकता है, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। आय के असमानता समाप्त करने का मतलब कि आय के जो बीच में एक गैप है, कि किसी का आय है 50 लाख है, कि करो 25,000 नहीं है, इस गैप को कम करने का प्रयास करेगी कौन, सरकार। यही बात कहाँ कहा गया है, आर्टिकल, और कहा गया है कि विभिन्न व्यवसायों में लगे जो लोग हैं उनके मध्य में प्रतिष्ठा होना चाहिए, मतलब उनके बीच में बंधुत्व वाला भावना होना चाहिए। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो कि कोई शिक्षा से लगा हुआ है तो उसका प्रतिष्ठा अधिक हो। समझ में आया कि नहीं? आज जो शासन से है तो उसका प्रतिष्ठा और ऊंच हो। समझ में आया कि नहीं? अब मान लो कि कोई बकरी पोसती है तो उसका प्रतिष्ठा कम हो। समझ में आया कि नहीं? वो उसका भी प्रतिष्ठा कम नहीं होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? गाय भी जो पोसता है उसका भी प्रतिष्ठा उतना ही होना चाहिए। देखो हमको दुख लगा नहीं ना, पोसते हैं तो पोसते हैं, हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब इधर देखो तो, अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं? यहाँ देखो, ये इधर देखो, अवसर के असमानता का मतलब क्या है, अवसर सभी लोगों को दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 16 में है ना, यहाँ भी क्या कहता है कि अवसर में जो असमानता है कि कहीं पे महिलाओं को मतलब इसमें नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ असमानता क्या कर दिया जाए, समाप्त। समझ में आया कि नहीं? कि सभी लोगों को समान रूप से किसी भी जाति, धर्म, भाषा, इन सब चीजों के आधार पे अवसर नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके योग्यता के अनुसार क्या देना चाहिए, यहाँ तक कि कुछ छूट भी दो जो निम्न तबके के लोग हैं। समझ में आया कि नहीं? वो आगे कहता है। अब यहाँ देखो, 39A, B और C, 39A, B और C, जय को आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, कल सुनेंगे। देखिए 39A में कहा गया है कि राज्य स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा। 39A में कहा है कि देखो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उसके अपने जीवन चलाने के लिए जो साधन चाहिए उसको उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य का करना कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। समझ में आया कि नहीं? तो 39 में कहा गया कि पुरुष महिला को समान कार्य के लिए सब कुछ, जीवन चलाने के लिए संसाधन मिलना चाहिए कि नहीं? आजीविका का मतलब क्या होता है, जीवन चलाने के लिए आवश्यक चीज जो हो उपलब्ध हो। अनुच्छेद 39B में कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधन का नियंत्रण राज्य इस प्रकार से करे कि वह सामूहिक हित का सर्वोच्च रूप से साधन। कह रहा है कि जो भी हमारे पास और संसाधन है, कौन सा संसाधन, भौतिक संसाधन,
भौतिक संसाधन किसको कहते हैं? जिसको छुआ जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? भौतिक। तो वैसा भौतिक संसाधन पर नियंत्रण इस प्रकार से रखे, राज्य को नियंत्रण इस प्रकार से रखना चाहिए भौतिक नियंत्रण पर कि सामूहिक हित के लिए सर्वोच्च रूप का साधन हो, ना कि व्यक्तिगत रूप के लिए, ना कि व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को किसी संसाधन पर हक होना चाहिए नहीं। वही बोल रहा है कि संसाधन यदि भौतिक संसाधन है देश का तो उस पर सामूहिक रूप से हक होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का हक। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 39 के लिए। अब पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से आजीविका का उपलब्ध करवाना। 39 ए अवसर की समानता, ये अवसर की असमानता को दूर करना। खाली 39 कितना में है? 39। अब देखो सी, यह तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एक बात याद रखना, ये सब 39 में पूछ लेता है। सब किस में पूछ लेता है? पहले बात देखो, आजीविका महिला और पुरुष के लिए जुटाना। शॉर्ट में याद रखने का तरीका, महिला और पुरुषों के लिए आजीविका का उपलब्धि करवाना। कितना? 39 ए। इसमें क्या कर रहा है? भौतिक संसाधन पर सामूहिक नियंत्रण हो, भौतिक संसाधन पर सामूहिक, ना कि व्यक्तिगत। हो गया। तीसरा देखो सी क्या कह रहा है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन का तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब धन का संकेंद्रण ना हो। कहाँ संकेंद्रण? मतलब इकट्ठा, जितना मार्केट के अलुआ है तोरे घरे चल जाए, अब बाकी लोग अलुआ के लिए तरस है, आलू चाहिए, आलू आलू। तो धन का संकेंद्रण लोगों के लिए क्या है? लाभदायक है? नहीं ना। तो धन का संकेंद्रण धन के संकेंद्रण पर रोक लगाने की चर्चा किसमें की गई है? 39 सी। किसमें? 39 सी। अब देखिए तो बताइए तो 39 ए में क्या है? हाँ, मेल और फीमेल की आजीविका, आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? अब बता तो 39 बी में क्या है? यहाँ बताओ, सामूहिक नियंत्रण। सामूहिक नियंत्रण लेकिन किस पर? भौतिक संसाधन पर। किस पर? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो 39 के सी में क्या है? धन का संकेंद्रण होना चाहिए। इसको क्या करना है? रोकना है। क्या करना है? अब बता तो 38 नंबर में क्या था? सॉरी 39 नंबर में यही ना बतावा था। देखो इधर आय की असमानता समाप्त करना है, और यहाँ देखो अवसर की असमानता को खत्म करना। तो आय की असमानता, अवसर की असमानता समाप्त कर। कोई दिक्कत? तो खाली 39 याद हो गया? खाली 39 याद हुआ कि नहीं हुआ? आय और अवसर की असमानता खाली 39 के ए में स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका साधन का उपलब्ध करवाना। 39 बी में भौतिक संसाधन पर सामूहिक नियंत्रण ना कि व्यक्तिगत। 39 सी में धन का संकेंद्रण पर रोक लगाना। अब मान लो कि मार्केट, कभी कभी मार्केट में केस हो जाता है, मार्केट में यदि किसी चीज का उपलब्धता कम हो और उसका यदि आप ले जा करके स्टोर करते हो तो स्टोर पर छापा मारा जाएगा। क्यों करके रखे हो इतना? तो हम पैसे लगाए हैं तो उससे मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं? सर का सुनो, पहले अवसर सबको मिलना चाहिए कि नहीं? 39 में बोला है ना, तो अलुआ खाने का अवसर तोरा मिलना चाहिए, बाकी लोग को नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार का उपलब्ध, अच्छा स्त्री और पुरुष को आजीविका का साधन उपलब्ध करना, तो आजीविका में खाना भी तो आता है, तो सबको उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं? वो भी उस रेट पर जिस रेट पे लोग खरीद सके, इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। आइए इधर राज्य कल्याण की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 38 किसमें की गई है? या लोक कल्याण की चर्चा 38 किसमें की गई है? 38। कोई दिक्कत? और 37 में क्या किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित किसी भी प्रावधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। नहीं आ रहा था का?
दिया जा सकता है नहीं। आज 36 में क्या था, राज्य की परिभाषा का अर्थ वही होगा जो आर्टिकल 12 में उल्लेखित है। पैरवा नीचे करो ना, अरे नीचे करो, मारेंगे मुंह फूट जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, एक बार बोले तो समझ में आना चाहिए। कम से कम कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो बैठने के तो इतना तो आशा रखा जा सकता है कि नौकरी के लिए दावा पेश कर रही है, फॉर्म भर रही है तो दावे ना पेश कर रही हो कि मैं भी लायक हूँ। तो कम से कम इतना तो आशा तुमसे व्यक्ति रख सकता है कि ऑफिस में बैठने का लूर ढंग कैसा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। अब देखो 39 के डी में क्या कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी जिसके अंतर्गत पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके। तो समान कार्य के लिए समान वेतन 39 डी, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 डी। नहीं समझी। हाँ सुनिए, नहीं मिलता है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में सुनिए, मान लीजिए कि आप पढ़ाती हैं खुशबू दे, हाँ सुनो, नहीं धान रोपे वाला देखो यहाँ जो है फीमेल को कितना मिलता है, 150 रुपया कितना मिलता है। उसी काम के लिए मेल को कितना मिलता है, 300। कितना मिलता है, 300। ये असमानता है कि नहीं है। अच्छा देखो इसका एकदम विस्तार जो दिखाई देगा टीचर लाइफ में दिखाई देता है कि नहीं। देखो फीमेल को यदि 6,000 रुपया दिया जा रहा है पेमेंट, तो वही देते पुरुष को कितना दिया जाता है, 12,000, है ना रियल में। गवर्नमेंट जॉब में तो समान मिलता है उतना ही पैसा, गवर्नमेंट जॉब में किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं। ये प्राइवेट स्कूल में होता है, क्या यहाँ होता है, लेकिन सरकारी संस्थान में इसको करेगा नहीं। तो यह समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल 39 डी, 39 डी या 39 के 4, 39 के 4, समझ में है कि नहीं। 39 के 4 में स्त्री पुरुष समान काम समान वेतन, 4 गो शब्द है, स्त्री पुरुष समान कार्य समान, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखो इस ई में है 39 के ई में क्या चर्चा किया गया है कि राज्य इस प्रकार का प्रबंध करे कि कामगारों एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्तियों का दुरुपयोग, मतलब ऐसा उपलब्ध करना है व्यवस्था कि कामगारों एवं बच्चों के स्वास्थ्य का, मान लो कि ऐसा कोई फैक्ट्री कहीं मोहल्ला में ना लगवा दीजिए तो उस फैक्ट्री से निकलने वाला कोई भी धुआं कचरा जो है बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर, समझ में आया। या काम करने वाले व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई भी स्वास्थ्य का क्षति नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का व्यवस्था करें। समझ में आया कि नहीं। तो यह प्रबंध करने का सुझाव दिया गया है कि नहीं दिया गया, अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये वाला सरकारी संस्था में लागू है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं। सरकारी संस्था में यह बात लागू है कि जितना महिला को मतलब पेमेंट दिया जाता है उतना ही पुरुष को, कोई दिक्कत। यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य को देख करके और कामगारों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 37, 38, 39, 39 के ABCDE खत्म हो गया, 5 को तो यही में जुटल है आर्टिकल। समझ में है कि नहीं एक्स्ट्रा। अब एगो लास्ट है 39 का, देखिए इधर 39 के एफ में चर्चा किया गया कि बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ या स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधाएं दी जाए और उनकी नैतिक और आर्थिक शोषण से रक्षा आंगनबाड़ी में किया जाता है किया जाता है कि नहीं किया जाता। मतलब कह रहा है ना कि बच्चों को इस प्रकार का पर्यावरण या वातावरण व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए जहां स्वास्थ्य विकास सही ढंग से हो सके। समझ में आया कि नहीं, जो स्वच्छ हो, सभी लोग जिम्मेवार हो, समझ में आया, और सुविधा दी जाए कि उनकी नैतिक और आर्थिक दोनों विकास हो सके।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के शोषण होने से रक्षा करना किसका दायित्व बनता है? सरकार, क्योंकि यही बच्चा आ करके बाद में देश का क्या बनेगा? भविष्य। क्या बनेगा? भविष्य। और उसका उसका नैतिक सोच ही ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो बाद में का देश के लिए कुछ करेगा? कुछ नहीं। और यह जो है प्रावधान 42वां संविधान संशोधन आर्टिकल 40 में राज्य ग्राम पंचायतों को स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में संगठित कहा गया कि सुनिए, महात्मा गांधी का कहा नाम था कि लोग के जो है वहां के स्थानीय लोगों के समस्या के बारे में केंद्र सरकार राज्य सरकार कैसे जान पाएगी? वहां के स्थानीय लोग ही जान पाएंगे। इसलिए स्थानीय सरकार का गठन किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोग इस बात को समझ कि हमारे जनता की समस्या क्या है। और दूसरा बात यह है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, मतलब सत्ता का बंटवारा हो सके। जैसे राज्य में, केंद्र और राज्य में हुआ है, और उसके बाद एक और स्तर बना दिया गया, कौन सा? स्थानीय। तो सरकार, तो तीनों लेवल पे सत्ता का बंटवारा नहीं हो गया, तो सत्ता का जो है जो शक्ति जो है एक जगह पे निहित है नहीं, उसको क्या कर दिया गया? बांट दिया। अब बांट दिया गया तो आप चक्कर पकड़ तो ज्यादा कर नहीं सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो यही है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन चाहे जैसे भी हो याद करके आना है, क्योंकि मैं तो भाई मैं एक्टिव मोड में हूँ। यदि आप लोग पकड़ा गए तो कचरा जाएगा। जैसे अभी देखिए, जय हिंद, जय भारत।